अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में PSL एडिशन 9 के हवाले से K21 न्यूज़ पे। और जनाब PSL के मैचेस जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी एक मैच खेला गया जिसके बारे में बात नहीं हो सकी, यानी कि प्रोग्राम का जब इख्तिताम हुआ तो उस मैच का आगाज़ हुआ और वो मुकाबला था इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर। और जनाब लो स्कोरिंग मैच था। इस्लामाबाद की टीम ने पहले बैटिंग की और 138 रन 9 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने 20 ओवर्स में मुकम्मल किए। जी जनाब, रन्स तो ज़्यादा नहीं थे। बहरहाल हदफ का ताक़ुब जब कोटा ग्लैडिएटर्स ने शुरू किया तो शुरू से ही उनको मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा। और बहरहाल मैच जीतने में तो किसी न किसी तरह कामयाब ज़रूर हो गए, ताहम बहुत सारे सवालात इस परफॉर्मेंस पे खड़े हो गए। और ख़ास तौर पे नौजवानों की परफॉर्मेंस जिसके ऊपर सबकी नज़र है, जिसमें ख्वाजा नाफे जो पिछले मैच में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, इस मैच में भी कुछ ख़ास नहीं स्कोर कर सके, ताहम उनकी टीम जो है वो मैच जीतने में कामयाब हुई। और उसके बाद फिर सरफराज अहमद जो कि साबिक कप्तान है कोटा ग्लैडिएटर्स के, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से भी बड़े सवालात हुए। तो बहरहाल अब ये देखना है कि आने वाले वक्त में ये जो जीत का मोमेंटम है इसे कोटा की टीम बरकरार रख पाएगी या नहीं, ये जानना ज़रूरी है। इसी मामले पर गुफ्तगू भी की जाएगी आज के मैच के हवाले से, और आज जो दूसरा मैच, इनफैक्ट जो मैच खेला जाएगा आपसे कुछ देर बाद, उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो जनाब मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बदियुज़्ज़मा साहब, सीनियर स्पोर्ट्स सदीकार भी हैं, रिपोर्टर भी हैं और हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा भी हैं। उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बदी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। और जनाब हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ज़रिए भी हमारे मेहमान मौजूद होंगे। जनाब सग़ीर अब्बास साहब जो कि एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं और बेहतरीन एनालिस्ट भी हैं, तो पहली दफ़ा इस सीज़न में हमें ज्वाइन करेंगे सग़ीर अब्बास साहब, और उनको भी मैं वेलकम करूँगा। सग़ीर भाई, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो जनाब बदी साहब, आपसे ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा और कल की परफॉर्मेंस के हवाले से थोड़ी बात हो जाए। कोटा ग्लैडिएटर्स की टीम मैच तो जीतने में कामयाब हो गई, तब परफॉर्मेंस कुछ मुतासिर कुन नहीं थी। पिछले मैच के अंदर जो जो एक्सपेक्टेशन थी, जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, वो इसमें नज़र नहीं आई और एक लम्हे पे ऐसा लग रहा था कि मैच शायद उनके हाथ से भी निकल जाएगा। ज़रा फरमाइए कैसा रहा कल का मैच? देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग में जितने भी मैचेस हो रहे हैं ना, अब इनको आसान तरीके से जब शुरू की, इनके दोनों ओपनर खेलते हैं, सऊद शकील खेलता है, जैसन रॉय खेलता है, ये तेज़ खेलते हैं। वही आप देखें कल भी उन्होंने तेज़ खेला, तो ये 5 या 6 ओवर में जो है 50, 55 या 60 रन कर देते हैं, जिसकी वजह से कोटा को थोड़ी आसानी हो जाती है। ये एक प्लानिंग का हिस्सा होता है टीम का कि आपने भाई जो है वो इन 6 ओवरों में इतने रन बनाने। जब रन कम हो, आप एक को 138 रन का टारगेट मिला है, तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से जल्दी की, खासतौर पर कोयटा के जो बैट्समैन थे उन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दी कर दी। जैसन रॉय जल्दी करके, सऊद शकील को बहुत अच्छा बॉल पड़ा, नसीम शाह का वो आउट हुए। फिर देखें ख्वाजा नाफे जो हैं वो, उनको एक चांस मिला, चांस मिलने के बाद वो आउट हुए। और ये वो चीज़ें होती हैं। देखें, एक प्लेयर, हम कल भी बात कर रहे थे कि एक प्लेयर जैसे ही वो नया आता है, एक इनिंग्स के बाद हम जो है उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करनी शुरू कर देते हैं। फिर वो अपने आप को जो है ना, वो खिलाड़ी के दिमाग में आता है कि वाकई यार मैं तो बहुत वो हूँ। अब एक वो शॉट, क्या कल आते ही आपने देखे कि पहली बॉल वो उसने जो बगैर देखे जो शॉट खेला, शॉट खेला, तो ये ऐसे क्रिकेट नहीं खेली जाती। हर जगह आप कामयाब नहीं होते। अब हर जगह आपको इस तरह के बॉलर नहीं मिलेंगे। वहाँ तो आपको 140-42 का बॉलर मिलेगा, तो यहाँ पे स्विंग मिलेगा या इन स्विंग या आउट स्विंग, पता ही नहीं चलेगा आपको, जो है आप बोल्ड हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ख़ास तौर पर कोयटा को मैच आप ज़रूर जीतें, लेकिन आप देखें कि आपकी परफॉर्मेंस पिछले 2 मैचेस से इस मैच में जो परफॉर्मेंस आपकी सही नहीं रही है। 138 रन मेरे ख्याल में, अगर जिस तरह की उनकी फॉर्म चल रही थी, उनके बॉलर की तारीफ़ करनी पड़ेगी। उनके बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और बड़ा एक महदूद जो रन्स थे वहाँ तक उनको जो है उन्होंने काबू रखा। 138 रन ज़्यादा नहीं होते, लेकिन फिर जिस तरीके से जो है उसने बॉलिंग की, वही काबिल तारीफ़ है। क्योंकि इतने कम टोटल पे अगर आपने एक ऐसे प्लेयर्स को जो फॉर्म में हो, जैसे सऊद शकील फॉर्म में था, जैसन रॉय था, ये फॉर्म में था, मुसलसल रन कर रहे थे। और जब देखें, जब टीम जीत रही होती है ना यासिर भाई, तो
उसमें एतमाद बला का होता है, बिल्कुल ठीक है। वो बहुत ज़्यादा एतमाद बला का एतमाद होता है, और वो के उसके प्लेयर जो होते हैं या बैट्समैन जो होते हैं वो चाहते हैं कि भाई हमने ही खेलना और हमने ही टीम को जिताना है। लेकिन कल इस तरह की सूरत हाल नहीं है, अगर एक आध विकेट और वहाँ पर गिर जाती तो कोयटा के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती और वो मैच जो है वो लूज़ भी कर सकते थे। यहाँ पर एक आध ओवर जो है वो इस्लामाबाद का अच्छा नहीं गया, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा 12 या 13 रन बन गए, जिसकी वजह से जो है कोयटा आसानी से जीता। बिल्कुल ठीक है। बदी अभी इसकी तरफ ही आएंगे, इस्लामाबाद की परफॉर्मेंसेस के हवाले से बात करेंगे। जरा सहीर भाई से भी इस बारे में बात हो। सहीर भाई, ये जरा मैच के हवाले से तो बाद में मैं बात करूंगा, जरा टेक्निकलिटीज पे आपसे बात करें ना, आप ज्यादा इस पे अच्छा हमें राय दे सकते हैं। ये बिना देखे बॉल को मारना, ये आजकल फैशन में आ गया है। पहले ज़माने में तो ये कहा जाता था कि जब आप शॉट खेलें तो बॉल को आखिर तक देखें, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ बच्चे बगैर देखे ही हिट कर रहे हैं और उसको बड़ा पसंद भी किया जा रहा है। ये चक्कर है क्या सहीर भाई, ज़रा फरमाइएगा। बराए मेहरबानी। अच्छा जी, सहीर भाई से जो है वो रब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है। लाइन पर अगर हमें दोबारा ज्वाइन कर लें तो उनके सामने ये सवाल जो है वो हम दोबारा रखूँगा। अभी बात हो रही थी परफॉर्मेंस के हवाले से। इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो बॉलर्स हैं उसमें उनके कप्तान शादाब खान 4 ओवर में 24 रन देकर उन्होंने 2 विकेटें हासिल की। नसीम शाह ने 4 ओवर में 34 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की, और उनके भाई हुनैन शाह ने अच्छी गेंद की, 2 ओवर में 13 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। बदी साहब, ये फरमाइए बॉलिंग कैसी रही है? अच्छा रिथम जो है वो नज़र आया, ख़ास तौर पे हमें नसीम शाह के हवाले से। आपने गुज़िश्ता रोज़ कहा कि अभी देखना होगा इंजरी के बाद कैसे रिकवर करते हैं, तो कल बॉल अच्छी जगह गिरा रहे थे और उन्होंने आउट भी बड़े अच्छे किए हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में देखिए, ये यासर भी हम बात कर रहे थे ना कि जो फास्ट बॉलर होता है उसको खेल के जो खेलता है उसको तजर्बा तो आता ही है, लेकिन बहुत सारे प्लेयर ऐसे होते हैं जो दूसरों को देखकर या बात करके, जैसे आप साबिक फास्ट बॉलर से लेने, चाहे वसीम अकरम हो, वकास यूनुस हो या बड़े बड़े बॉलर हो, तो उनसे पूछना, उनसे टिप्स लेना, ये भी बड़ा होता है। तो मैं नसीम शाह को मैंने देखा है कि अक्सर वो ऐसे टिप्स लेते रहते हैं। जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो पिट रहे हैं, जिस तरीके से RS रऊफ से बॉल नहीं हो रहा इतनी स्पीड के साथ, वहाँ पर आप नसीम शाह को देखेंगे वो बॉल जगह पे फेंक रहे हैं और वो उनके पास आउट स्विंग आप देखें, कल उनकी बॉल आउट स्विंग बड़ी अच्छी हो रही थी, अंदर भी बॉल उनका आ रहा था, तो वो एक जगह पे बॉल कर रहे हैं जिसकी वजह से कामयाब हो रहे हैं। अगर वो भी इसी तरीके से तेज या फिर टप्पे मारना शुरू कर दें तो वो भी पिटेंगे। तो कल उन्होंने जो बॉल किया, समझदारी के साथ बॉल की, जब भी उनको कामयाबी मिली। और जहाँ तक उनके भाइयों का ताल्लुक है, देखें उनके भाई मेरे ख्याल में जो कल खेले हुनैन शाह, ज़बरदस्त बॉलिंग उसने की है। देखिए ये अभी T20 है, पहला मैच है, सामने आपके इतने बड़े प्लेयर जब खेल रहे हो तो आपको प्रेशर तो होता है, लेकिन मुझे लग ऐसा रहा है कि ये जो फास्ट बॉलर हैं पाकिस्तान को, ऐसे फास्ट बॉलर चाहे इनका उबैद हो या हुनैन हो, इनको ज़ाया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी इनकी एज नहीं है। और फास्ट बॉलर जो होता है वो अगर इस एज से ही इतनी अच्छी बॉलिंग करना शुरू कर रहा है तो आपको मालूम है कि फास्ट बॉलर ज़्यादा से ज़्यादा 30-32 साल तक ही वो सर्वाइव कर सकते, इफेक्टिव होता है। उसके बाद स्पीड वो चीज़ नहीं रहती। तो अभी इसके बाद देखें 20-20, 22-22 साल के ये लड़के हैं, अगर इन्होंने अच्छा कर दिया और पाकिस्तान ने इन पर इन्वेस्ट किया, और इनको ज़रूरी नहीं है कि आप जो फास्ट बॉलर है उसको तीनों फॉर्मेट कराएं, खुदारा ऐसा भी कर लें कि वनडे और T20 में आपने जिन बॉलरों को खिलाना है उनको टेस्ट तक ना रखें, और जिनको आपने टेस्ट खिलाना है उनको T20 मत खिलाएं, क्योंकि टेस्ट और T20 में फर्क है। और बदी एक बात जो आपने गुज़िश्ता रोज़ भी कही कि ये जो लीग्स के चक्कर में जो बच्चे फंस गए हैं ना, इनसे भी बचाएं, ये भी PCB को मेक श्योर करना है। अच्छा जी, सगीर भाई लाइन पर हमारे साथ हैं? जी। अच्छा सहीर भाई, सवाल मैं करना चाह रहा था, मैच के हवाले से तो मैं आपसे अभी ज़रूर बात करूंगा, लेकिन ये टेक्निकलिटीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं कि बच्चे बगैर देखे बॉल को हिट कर रहे हैं। साइम अयूब भी उसमें शामिल है, मैं ख्वाजा नाफे को भी कल देख रहा था, आते ही बिना देखे उसने हिट किया। अब पहले तो ये कहा जाता था जब ट्रेनिंग दी जाती थी कि बॉल को आखिर तक वॉच करो, बाउंड्री को जाते वक्त भी देखो, लेकिन ये तो अब कुछ और सिलसिला है। अब ये बताइए, क्या इसको ये समझा जाए कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट में इसी तरह शॉट्स खेली जाती हैं, इसको हम एक्सेप्ट कर लें, या आपके ख्याल में टेक्निक के मुताबिक अकॉर्डिंगली खेलना चाहिए, या क्रिकेट की हमेशा से जो हमेशा रूल्स रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए बैटिंग के अंदर? आपकी क्या राय है इस पर? मैं चाहूँगा ज़रा इस पर कमेंट कर दें। हाँ जी, देखिए, एक तो सबसे पहले आप एक इनिंग या 2 इनिंग से ही आप किसी को विविन रिचर्ड बना देते हो, बहुत खूब, किसी को सईद अनवर बना देते हो, किसी को क्या बना देते हो। अरे भाई उसको खेलने तो दो। अभी उसने नाफे साहब ने एक इनिंग खेली है। देखिए बैट्समैन होता है, कभी एक इनिंग अच्छी खेल जाता है, नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको किसी बड़े प्लेयर से आप तजवीज़ देना शुरू कर दो। तो उसको खेलने दो, कितना मैच्योर होने दो। बैट्समैन आसान नहीं है बैटिंग करना, खासतौर पर यंगस्टर, एक इनिंग अच्छी हो जाती है,
हर इनिंग में स्कोर करना और अपने आप को मनवाना इतना आसान काम नहीं है। जब तक आप अच्छे परफॉर्म ना करें कई मैचों में, एक मैच में जो हमारे अवाम और हमारे मीडिया वाले इसको हीरो बना देते हैं, तो वो जरा उसका दिमाग भी फिर वो अपने लेवल पे समझता है मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, फिर वो वही चीज करने की कोशिश करता है कि जो हर देखिए ये चीज दोबारा रिपीट नहीं हो सकती। ये एक ही इनिंग आदमी खेलता है लाइफ में जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ खेल जाता है। हर मैच में वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं उसी तरह खेलूंगा, तो वो नहीं हो सकता है, चाहे वो दुनिया का कोई से बड़ा प्लेयर हो कि भाई एक ही जैसी इनिंग हर मैच में वो खेल जाए। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको अपने पोटेंशियल पे खेलना पड़ेगा और आपको बेसिक्स पे खेलना पड़ेगा। और ये नो लुक शॉट जो है वो असल में तो देखें, बॉल जब बल्ले से लगता है वो देखते नहीं है बॉल की तरफ, देखते खेलते हुए तो बॉल की तरफ जरूर देख रहे होते हैं वो, जब बॉल बल्ले से टकरा जाता है फिर वो नो लुक बन जाता है। लेकिन वो कुछ ये पहले ही मैंने एक इनिंग किसी नाफे साहब की देखी थी, तो वो नो लुक खेलने की कोशिश कर रहे थे, मार के फिर वो देखते ही नहीं है बॉल की तरफ कि बॉल किधर जा रहा है या किधर नहीं जा रहा। ये ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपने आप को। आपको मनवाने के लिए आपको कुछ इनिंगें खेलनी पड़ेंगी जिसमें आपको अपने बेसिक से ही खेलना पड़ेगा। आपको उल्टा सीधा नहीं खेलना पड़ेगा। जिस तरह आप अपने आप को पहली बॉल से ही स्टार्ट हो गए नो लुक शॉट मारना और इधर उधर मारना, ऐसा नहीं होता। तो आपको हम यकीनन आपको पहले अपने आप को उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। फिर यकीनन जब आप उस लेवल के प्लेयर हो जाते हो कि आप इंटरनेशनल बॉलर्स को और नॉर्मल बॉलर्स को आप इजी लेना शुरू हो जाते हो, जब आप इंटरनेशनल बॉलर्स को खेल लेते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा खेल के अपने आप को मनवा के फिर आप उनको नाम भी ले सकते हैं। और फिर ये है कि इंशाल्लाह और भी परफॉर्म करेंगे, लेकिन पहले अभी आप बेसिक्स अपने सही करें, नॉर्मल खेलें और स्कोर ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब सकीर भाई, यही जो कल का मैच हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का, इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग बड़ी इफेक्टिव रही है और इसमें जो बड़ी खुशाइन बात यह है कि जो उनके फास्ट बॉलर हैं, ख़ासतौर पे इसमें नसीम शाह जो कभी इंजरी के बाद कमबैक किया है, वो अच्छे रिथम में नज़र आए। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात हो जाए कि कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि शायद इंजरी के बाद उस तरह की परफॉर्मेंस ना दिखा पाएँ जैसे माजी में हुआ कि बहुत सारे बॉलर्स को जब शोल्डर इंजरी हुई या किस तरह कोई भी किसी नौयत की इंजरी हुई है, शाहीन शाह के केस में देखा इंजरी के बाद अभी तक रिथम शायद हासिल नहीं कर सके। तो ये कल की जो परफॉर्मेंस थी इसको कैसा आपने देखा, ये जरा बताएं। नहीं देखिए, बॉलर नसीम शाह नो डाउट बहुत अच्छे हैं, लाके सीम मारते हैं। उनका जो प्रेजेंटेशन लाके मारना होता है विकेट पे, जो कि जरा सी भी सपोर्टिंग विकेट होती है, गेंद बाउंस भी करता है और हिलता भी है। तो वो देखें शोल्डर इंजरी हो जाती है, लेकिन ये है कि देखें बड़ा अच्छा रिहैब करके आए, उन्होंने जल्दी नहीं की, उन्होंने बीच में खेलने की कोशिश नहीं की। पहले वो गलती कर गए, अनफिट खेलते रहे मैच, तो उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अब वो बिल्कुल अपना रिहैब मुकम्मल करके आए हैं। तो वो अब माशाल्लाह 100% फिट है। हाँ, मैच प्रैक्टिस कम है, जो कि इनको देखेगा, अब आगे वो और इम्प्रूव करते रहेंगे। अब ये दूसरा या तीसरा ही मैच था, तो पहले से अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया उन्होंने। और वो बॉलर ऐसे हैं, अभी यंग हैं और अपना यकीनन वो बहुत अच्छा पाकिस्तान के लिए आगे भी करते रहेंगे। और अभी भी PSL में अब देखेगा, अब उनकी परफॉर्मेंस अच्छे से अच्छी होती रहेगी, क्योंकि वो जिस जगह पे गेंद हिट करते हैं ना, वो उनका जगह बहुत अच्छी है। और वो पेस के साथ जब आप देखें थर्ड मैन पे चौका खाना, वो बॉलर की बदनसीबी या बदकिस्मती बोले, लेकिन वो जो ओवरऑल वो इतने आसानी से मारते नहीं थे। हालांकि उनकी स्लो बाउंसर भी बड़ी अच्छी है और अपना उसके चेंज ऑफ पेस को काफी अपूर्ण हासिल है इस चीज में। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के लिए और जिस टीम से खेल रहे हैं अपना उनके लिए भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और उनको मैचेस जितवाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी बदी साहब, थोड़ी सी बात हो जाए बैटिंग के हवाले से, और बैटिंग के अंदर जो टॉप ऑर्डर बैटर्स थे उनके बारे में तो बात हो गई। जेसन रॉय ने बड़ी अच्छी पोजीशन ली हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी आउट हो गए और 205 के स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग कर रहे थे। सऊद शकील अनफॉर्चुनेटली जल्दी आउट हुए। नसीम शाह की बड़ी एक अच्छी बॉल थी और जल्दी आउट हुए। ख्वाजा नाफे की जैसे भी बात हुई है, उन्होंने भी बड़ी जल्दी की। और रायली रोजो जो कि उनके कैप्टन है कोटा ग्लैडिएटर्स के, 34 रन बनाने में कामयाब हुए। दो के स्लो नॉक थी, बट वो अकॉर्डिंगली थी सिचुएशन के, इस वजह से उनको मैन ऑफ द मैच का भी वो अवार्ड मिला। अच्छा जी, फिर नीचे डाउन द ऑर्डर देखते जाएं आप, कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है सरफराज अहमद LBW शादाब खान की गेंद पर 1 रन बना सके। अब थोड़ी सी परफॉर्मेंस के हवाले से बात हो जाए। सरफराज की परफॉर्मेंस डिटोरिएट करती रही है
और अभी तक वो उस फॉर्म में नज़र नहीं आए और शायद यही वजह बनी जिसकी वजह से कप्तानी भी उनके हाथ से गई। इस बारे में ज़रा सवाल हमारे देखने वाले क्योंकि सवालात भी भेज रहा है, मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में कमेंट करें। क्या वाक़ईतन ऐसा है कि क्रिकेट अब ख़त्म हो गई है, अब सरफराज को कोई फैसला लेना पड़ेगा या फिर मज़ीद इंतज़ार करना चाहिए? जी देखिए यासिर भाई, क्रिकेट ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन सरफराज को भी अब ये सोचना पड़ेगा कि अगर देखिए वो कहीं भी किसी भी जगह जाकर PSL के अलावा लीग नहीं खेलता, ठीक है, कोई भी प्राइवेट लीग वो नहीं खेलता। वो पाकिस्तान टीम के जिसने कमबैक किया वो भी टेस्ट में कमबैक किया। तो ज़्यादातर मैं तो चाहता हूँ कि अगर सरफराज अहमद अपने आप को जो है वो टेस्ट तक भी महदूद रखें और टेस्ट क्रिकेट की खेलें तो वो लंबा 2-3 साल और पाकिस्तान को दे सकते हैं। तो अगर T20 की बात है तो T20 में सरफराज देखें, अब जैसे हम रोज़ाना बात कर रहे हैं कि अब वो चीज़ T20 में नहीं रही, अब क्रिकेट मॉडर्न होती हुई चली जा रही है। 20 ओवर में आप 120 बॉलें होती हैं और हर कोई टीम ये चाहती है कि उसमें 200 रन बने। तो बहुत सारे प्लेयर ऐसे होते हैं कि जो इस तरह की सिचुएशन में इस तरह की बैटिंग नहीं कर पाते। सरफराज ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, वनडे हो, टेस्ट क्रिकेट हो, बड़ा अच्छा एक उसका वो रहा है। PSL में भी उसकी बड़ी अच्छी इनिंग्स हैं। लेकिन मुझे लगता है ऐसा है कि अब सरफराज अहमद को जो है ना T20 के बजाय अपने आप को टेस्ट क्रिकेट की तरफ अगर वो ले जाएगा तो टेस्ट क्रिकेट में वो लंबा पाकिस्तान को सर्व कर सकता है, 2-3 साल और भी खेल सकता है। अब देखिए ना, एक बंदा अगर 8 साल कप्तानी पाकिस्तान सुपर लीग की करता है, उसमें एक टाइटल भी जो दिलवा के देता है, और उसके बाद उनकी मैनेजमेंट जो है, जो पहले बहुत बड़े बड़े दावे करती रहती थी कि जब तक सरफराज अहमद हैं वो हमारे कप्तान रहेंगे, फिर अचानक जो आप देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन हुई है, उनकी कप्तानी में थोड़ा सा फ़र्क आया है, तो उन्होंने आगे एकदम उनको साइडलाइन कर दिया। तो देखिए ये जो चीज़ें पाकिस्तान में होती है ना, ये खिलाड़ी को भी हर्ट करती हैं। बिल्कुल ऐसा ही। बहुत सारी हमारे यहाँ जितने भी कप्तान गए हैं, आपको याद होगा कि कोई भी ऐसा कप्तान नहीं था कि जो खुश होके गया। बिल्कुल ऐसा ही। जो पाकिस्तान से जिसने जीता वो भी ऐसे ही रोता हुआ गया और जो हारा वो भी रोता हुआ गया। तो इस मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना होगा, जितने इतने ज़्यादा अगर खिलाड़ी जो पाकिस्तान से खेले हैं, उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड बनाए, तो इस तरह का रवैया किसी भी प्लेयर के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो सरफराज अहमद हो, चाहे आपने माजी में यूनुस खान को देखा, फिर मिसबा को देखा, फिर आपने बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको देखा। तो ये चीज़ें आपको काउंट करनी पड़ेंगी। जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, उस तरह की परफॉर्मेंस आप सही कह रहे हैं कि उस तरह की परफॉर्मेंस जो सरफराज को देनी चाहिए T20 में नहीं है। मेरे ख्याल में उसको टेस्ट तक ही महदूद रखें और टेस्ट खिलाएं, मुसलसल खिलाएं, क्योंकि वो टेस्ट का अच्छा प्लेयर है। बहुत अच्छी बात आपने की है। वो यकीनन ये गौरतलब बात है कि अगर आप समझते हैं कि अगर आप ज़्यादा देर सर्व करना चाहते हैं तो फिर आपको एक ही फॉर्मेट के ऊपर अपनी तवज्जो को मरकूज़ रखना होगा। अच्छा जी, अब सूरत हाल ये कि टॉस जो है वो हो चुका है। इस वक्त जो टॉस हुआ है, मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मे की टीमों के दरमियानी मुकाबला है। मुल्तान सुल्तान जो है वो इस एक दफ़ा फिर सीज़न के अंदर बड़ी शानदार फॉर्म में है और टॉस जीतकर बाबर आजम ने पहले बैटिंग ग़ालिबन जो है वो मुल्तान की टीम को दी है। तो जनाब ये अब से कुछ देर बाद जब मैच शुरू होगा उस हवाले से बात होगी। ज़रा सहीर भाई से इस बारे में बात हो जाए। सहीर भाई, ये परफॉर्मेंसेस के हवाले से बात हो रही है और अभी भी ये जो टॉस हुआ है दो टीमें हैं जिसमें मुल्तान सुल्तान की भी एक टीम है जो कि पिछले कई सीज़न में टूर्नामेंट का आगाज़ बड़ा अच्छा होता है लेकिन फिनिश जो है उसके अकॉर्डिंगली नहीं होता। एक टाइटल तो जीतने में ज़रूर कामयाब हुए हैं, ताहम परफॉर्मेंस जो है वो आखिरी स्टेजेस में जाकर जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहती। इस दफ़ा कैसी नज़र आ रही है ये टीम, ज़रा ये तो फरमाइए। लेकिन देखें, जब तक आपके लोकल प्लेयर्स जो आपके लोकल टीम है लड़के हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक किसी टीम का जीतना जरा मुश्किल हो जाता है। आपके मेन जो है वो असल आपके अपने ही लड़के होते हैं जो इस बातें यकीनन आप इन पे इतना बाहर से बुलाते हैं, वो ज्यादा आप काफी रिलैक्स होके खेल रहे होते हैं क्रिकेट। मैंने यही नोट किया है उनको, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग है जो पैसे भी उनको वो नहीं मिलते, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग में मैंने देखा बड़ी जान मार रहा होता है, हर कोई लड़ मर रहा होता है, ऐसा लगता है कि वो अपने मुल्क से खेल रहे हैं। हमारे में मैंने जितने भी देखे हैं थोड़ा सा रिलैक्स ही देखा है फॉरेन प्लेयर्स को, लेकिन जो नए लड़के आते हैं जिनको कोई नहीं जानता वो जान मार रहे होते हैं ठीक ठाक। तो लेकिन मैं यही कहूंगा आपके लोकल लड़कों को अच्छा खेलना पड़ेगा। जब तक लोकल लड़के अच्छे खेलते रहेंगे वो टीम को देखें। लास्ट टाइम जब इस्लामाबाद 1 साल 2 साल पहले इस्लामाबाद की टीम ले लें और अभी भी ले लें, इनकी जो लोकल लड़के होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, वो ज्यादा रिलाय नहीं करते फिर अपने इन प्लेयरों को ना, अपना फॉरेन प्लेयर्स को। तो इस वजह से परफॉर्मेंस थोड़ा सा 19 की जरूर हो जाती है। लेकिन ये है कि देखें विकेट भी बाद में थोड़ा सा कुछ अर्से जब मैचेस उधर होते रहते हैं तो वो परफॉर्म
जो बॉल बैट खेलने से ना विकेट सॉफ्ट होती रहती है जी, और फिर वो ब्रेक भी लेती है, ग्रिप भी करती है, तो इस वजह से भी थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है कि परफॉर्म वो पुराना वाला जो स्कोर हो रहे होते हैं शुरू में 170 180 वो नहीं हो सकते, वो फिर ले दे के एंड में वही 145 140 आ जाता है। उसमें भी फिर वही है कि कोई अच्छा स्पेल स्पिनर्स का हो जाए तो वो उससे स्पिनर्स को काफी एडवांटेज होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा रन भी कम हो जाते हैं और परफॉर्मेंस भी प्लेयरों की और टीम की वो नहीं रहती जिसका हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। जो शुरू में हम मैच देखते हैं जो एंड में तक वो पहुंचते और यूज टू होते होते वो थोड़ा सा विकेट यूज टू वो वाली थोड़े सॉफ्ट होने की वजह से, ग्रिप होने की वजह से थोड़ा सा आपको कमी नजर आती है परफॉर्मेंस पे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बदी साहब, अभी मुल्तान सुल्तान की टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर जैसे मैंने सवाल किया, और कप्तान तो उनके फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, बड़ी अच्छे 2 नॉक भी उन्होंने लगाए और जिसके बाद वो जीतने में कामयाब भी हुए। और दूसरी तरफ बाबर आजम हैं जो दबाव को यकीनन शिकार होंगे क्योंकि उनकी टीम में पेशावर ज़ल्मी के वो एक वाहिद खिलाड़ी हैं जो कि फॉर्म में तो हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनके स्कोर लगाने के बाद भी टीम जो है वो मैच जीतने में कामयाब नहीं हुई। मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से बात हो जाए और दोनों का ज़रा मवाजना कर लिया अगर जाए तो आपको लगता है कि आज कुछ कर सकते हैं, कमबैक करने की कोशिश करेंगे, बाकी लोगों पर जिम्मेदारी है वो कुछ कर सकेंगे? जी देखिए, मेरी समझ में नहीं आता कि आप जो हैं वो आरिस मोहम्मद आरिस को किस तरीके से खिला रहे हैं, मुसलसल नाकाम को खिला रहे हैं। आज आपने जो है वो कैडमोर को बाहर कर दिया और आरिस वही खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अगर जो लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप उसको बाहर बैठा के आप दूसरे को भी ट्राई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। आज आपने असीबुल्ला को अगर कैडमोर की जगह डाला है तो मेरे ख्याल में आप हारिस की जगह असीबुल्ला को खिलाते और कैडमोर को खेलने देते, क्योंकि वो कैसा प्लेयर है कि वो लीग खेलता रहता है और रन करता है। शुरू के 2 मैचेस में वो नाकाम रहा है, लेकिन एक ऐसा प्लेयर है जो रन्स कर सकता है, बड़ी हिटें मार सकता है। तो मेरे ख्याल में इन्होंने जो चेंज किए मेरी समझ में नहीं आया कि इसको क्या, फिर उसके अलावा इन्होंने जो फास्ट बॉलिंग में है फिर इनके पास जो है वो अफगान के जो स्पिनर है नवीन उल हक वो भी इसमें आ गए, तो थोड़ी बहुत जो इनकी पहले बॉलिंग में थोड़ी वीकनेस थी, बॉलिंग में मुझे लग रहा है कि अब बेहतर हुए हैं, लेकिन बैटिंग में उनको वही प्रॉब्लम है। साइम अयूब को, मोहम्मद आरिस को आज रन्स करने होंगे बाबर के साथ, या बाबर को भी लंबी इनिंग खेलनी होगी। फिर अगर आपने असीबुल्ला को खिलाया है तो असीबुल्ला भी आपको पता है कि ओपनर ही है, आपने उनको 4 नंबर पर डाला है, तो एक अब मुसलसल ओपनर्स को जो है वो वही 4-5 तक लेके आ रहे हैं, तो ये चीज़ें भी सही नहीं होती। तो कैडमोर एक ऐसा प्लेयर है कि जो 1 डाउन 4, 5 या 6 पे खेलता है, तो अगर आपने चेंज करना था तो मेरे ख्याल में आप आरिस को चेंज करके असीबुल्ला को ले आते और कैडमोर को खेलने देते। यहाँ टीम मैनेजमेंट के अपने अपने फैसले होते हैं, लेकिन आज का मैच उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जीतने के लिए, क्योंकि मुल्तान की टीम जो है टॉप ऑफ द टेबल है, 3 मैच जीत चुकी है, उन पर कोई प्रेशर नहीं होगा और उनकी जो खासतौर पर बॉलिंग और बैटिंग दोनों बड़ी फॉर्म में आएगी। गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि जिस तरीके से अपना इफ्तिखार ने बैटिंग की है और उसके अलावा उनके जो हैट्रिक बैटिंग कर रहे हैं, रिजवान खुद जो बैटिंग कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी उनकी एक वो टीम बहुत अच्छा है। उसामा मीर उनके पास लेग स्पिनर है, फिर उनके पास फास्ट बॉलिंग की का जो मोहम्मद अली बहुत अच्छी बॉल कर रहा है, अब्बास अफरीदी बहुत अच्छी बॉल कर रहा है, तो एक बड़ा अच्छा उनके पास कॉम्बिनेशन है। तो मेरे ख्याल में जो तगड़ा मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इस वक्त पलड़ा जो मुझे लग रहा है वो मुल्तान सुल्तान का ही बारी है, क्योंकि बहुत जो है ना जिस तरह के 2 मैच पेशावर ने खेले वही बाबर रन्स करता है तो टीम 150-60 तक पहुंचती है, बाबर रन नहीं करता तो टीम वही रह जाती है। बहुत अच्छी बात आपने की है बदी, ये बिल्कुल इसके बारे में अब सोचना होगा। और दूसरा ये कि जो मैनेजमेंट जो फैसले कर रही है टीम सिलेक्शन के हवाले से, जिसको आपने पॉइंट आउट किया, ये बड़ी एक लॉजिकल चीज़ है कि आप जिस प्लेयर को रिप्लेस कर रहे हो उसके बदले में आप ला किसको रहे हो, किसको इन कर रहे हो, जिसको कैरी कर रहे हो, क्या उसकी फॉर्म है या नहीं है, उसका कैलिबर क्या है, ये भी देखना होता है। मेरे ख्याल में शायद इतने ऑप्शन नहीं है। अब बाबर आजम टीम सिलेक्शन में कोई ना कोई तो किरदार होगा। अभी इस पे बात करता हूँ, ज़रा सगीर भाई से इस बारे में थोड़ी सी बात हो जाए। सगीर भाई, ये एक बड़ा मसला है कि अब आपके पास लॉट में जितने भी बैट्समैन आ रहे हैं वो सारे के सारे जनाब ओपनिंग बैट्समैन है। अब उसमें नाम लेते जाइए, अभी जितने भी खिलाड़ी आपके पास हैं, इसमें साइम अयूब है, जैसे अभी हसीबुल्ला की बात हुई है, और आज साहिबजादा फरहान की बात करें वो भी ऊपर खेलता है, हारिस की बात करें, फ़खर जमान की बात करें, सब ऊपर ही खेलने वाले हैं। नीचे 3रे 4थे नंबर पे या 4थे 5वें के ऊपर तो आपको कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है, या वहाँ पे जिम्मेदारी से खेलना होता है। इवन ये कि सऊद शकील को भी आपने डाला तो एज एन ओपनर आपने उसको ट्राई किया, तो अब उसको ओपनर ही कंसिडर किया जाए, ठीक है ना, T20 के अंदर। तो ये ज़रा फरमाइएगा सहीर भाई कि ये जो नीचे खेलने वाली एबिलिटी है ये बल्लेबाजों में कम है, ऊपर जाके सब खेलने के लिए तैयार हैं और ऑप्शन भी बहुत हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, ओपनर्स के लिए तो देखिए एडवांटेज भी बहुत होता है जी, और डिसएडवांटेज भी होता है। देखिए गेंद जब हिल रहा होता है बॉलर का
तो उस वक्त इतना आसान नहीं होता खेलना। तो आपको 1-2 ओवर सेट होने के लिए व्हाइट बॉल में हमेशा जो है ना शुरू के 2-3 ओवर खेलते भी हैं, और उसी में ज्यादातर जो रन होते हैं वो या तो एजिस पे होते हैं या थर्ड मैन पे छक्के होते हैं या चौके होते हैं, क्योंकि गेम में तेज निकल रहा होता है, व्हाइट बॉल का तेज निकलता है रेड बॉल से। तो यकीनन देखें, ओपनर की जगह जो आपके 100% जो अच्छे प्लेयर हैं, जिसको आप फखर जमान कह सकते हैं, और जो आपके स्कोर करते हुए हैं ओपनिंग में, यकीनन उनको तो आप नहीं छेड़ना चाहिए, जहां तक मेरा ख्याल है। हाँ, जो नीचे वाले हैं 2-4 ओपनर, उनको आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जो आपके मेन प्लेयर्स हैं, हो सकता है स्कोर ना हो रहा हो, वो अलग चीज है। देखें, स्कोर होना, एक इनिंग अच्छी हो जाती है तो इंसान को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए फिर उन्हीं ओपनर्स को भेजना पड़ेगा जो आप मतलब मशहूर, दुनिया में मशहूर है। और बाकी हारिस हो गए, इनको बेशक आप फोर्थ कर देंगे। सायम को भी पूरी बैटिंग लेनी पड़ेगी, उनको 20 ओवर का सोच के खेलना पड़ेगा, उनको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि वो 4 ओवर के लिए आए, जितने छक्के 9 लोग मार सकते हैं आपकी वाह वाह हो जाएगी। तो ये वाह वाह देखें, क्राउड के लिए नहीं खेलना होता, आपने अपने लिए खेलना होता है। जितना क्राउड के लिए तालियां बजाने के लिए खेलेंगे तो फिर आप इसी तरह खेलेंगे, 2-4 छक्के मार देंगे, आके आउट हो जाएंगे। 20-25 रन कोई मायने नहीं रखते क्रिकेट में, जब तक आप 50 ना करें। ओपनर का काम है या तो पूरा बैट कैरी करे, पूरी टीम को आगे लेके जाए, या फिर आप इतना अच्छा कम से कम करें तो 50-60 रन का तो टारगेट देना। ये नहीं है शुरू में आप 2-3 आउट हो जाते हैं तो प्रेशर लेकर आ जाए प्लेयर उस पे, नीचे वालों पे, और 1-2 जैसे, और उसके बाद आपका वन डाउन भी जा रहा है, वो हारे जा रहा है, वो भी स्लॉगर टाइप का है, वो भी कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। तो आपकी टीम में स्लॉगर ज्यादा है, बारी लेने वाले बहुत कम प्लेयर्स हैं। तो जब भी इंसान टीम बनाता है तो कम से कम 2 प्लेयर्स ऐसे रखता है कि कम से कम बारी तो ले। आप देखें ना, रिजवान हो गए, पूरी बारी लेते हैं तभी वो स्कोर कर रहे हैं। बाबर हो गए, बाबर हमारे ये भी पूरी बारी लेते हैं और एंड तक ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको भी आवाम ने और मीडिया ने इतना बोला है कि ये तेज नहीं खेलते। वो भी 50 के बाद, जब 50 कर लेते हैं उसके बाद वो मारने के उसमें आते हैं मोड में, तो उसमें वो अमूमन आउट भी हो जाते हैं। तो देखिए, ओपनर जो नया बॉल खेल सकता है ना, अच्छा उसपे रन निकालने, अगर आप प्रॉपर प्लेयर ऑन ग्राउंड शॉट मारे और अपना बॉल के मेरिट से खेलें तो वो ज्यादा स्कोर करता है। ये नहीं कि ऑफ की बॉल है, आपने इधर उधर मार दिया, इस तरह मार दिया, लेग की बॉल है, आप हट के कवर मार रही है, वो कभी लग जाते हैं और वो 75-80% नहीं लगते। वो इसके लिए, और जो प्रॉपर बैट्समैन होता है उसके 75% लगते हैं और 25% आउट हो जाते हैं। तो हमें परसेंटेज देखनी पड़ेगी आपको, जो आपको बैट कैरी करे, और रन रेट भी उतना बुरा नहीं होता उनका, बाबर को जो बोला हुआ है। तो आपको प्रॉपर बैट्समैनों को ऊपर भेजना पड़ेगा जो स्लॉगर्स हैं। बेशक आप एक को रोक लें और 6-7 जैसे पहले हारिस खेलते थे, नीचे आके वो मार मूर के चले जाते थे, तो एंड में भी, बीच में भी तो आपको पता चले ना कोई मारने वाला है आपके पास। ये नहीं कि आपने सर्कल में ही भेज दिया और 2-3 आउट हो गया तो आप पे प्रेशर आ गया, तो फिर आपके रन भी 140 होंगे, 150 होंगे। हाँ, अगर आपके पास लास्ट में भी होगा तो बॉलर भी सोचो होता है, यार मैंने 4 आउट कर दिया, 5वां हारिस आने वाला है या कोई स्लॉगर आने वाला है, तो वो भी डर रहा होता है। देखें, बॉलर को आप नहीं मारोगे, वो कभी भी लाइन नहीं छोड़ेगा। जहां आप उस पर चांस लेना शुरू करोगे, अपने आप पे आप अप्लाई करके देंगे एज ए क्रिकेटर, आप बॉलिंग कर रहे हो तो अच्छी, आपको कोई नहीं मार रहा होता तो आप खेल रहे हो आराम से। जहां आपको पिटाई होनी शुरू होती है, आप सोचते हैं यार मैं बॉल किधर करूं। तो ये साइकोलॉजिकल फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है कि आपको, बॉलर्स का भी यही है, बॉलर्स भी आगे बैट्समैन से डर रहा होता है, और यकीनन बैट्समैन भी कोई अच्छा तेज बॉलर हो या कोई अच्छा ब्रेक हो तो वो भी घबरा रहा होता है अंदर से। ये क्रिकेट का असूल है, ये प्रेशर है। तो इसलिए जो प्रॉपर बैट्समैन है, जो पक्के ओपनर है, उनको ओपनर ही आना चाहिए। बेशक अगर आपके पास 2 टाइप के स्लॉगर हैं, वो भी ओपनर है, तो उनको आप 6-7वें में भी कर सकते हैं और बीच में भी 1 डाउन या 4th भी भेज सकते हैं, तो उससे आपकी टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है जी। बदी साहब, अब ये बताइए कि जैसे सहीर भाई ने बड़ी तफसील से चीज़ों की निशानदेही की और टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात की है, अब जैसे हम बड़ी शिद्दत से कमी हमें महसूस होती है कि नीचे आकर कोई बैट्समैन ऐसा हो जो रन्स करे या जैसे बारी ले, वो हिटे मारना तो बड़ा आसान है। हमने देखा इफ्तिखार उस रोल के लिए आसिफ अली को ये डेजिग्नेटेड रोल दिया गया था, लेकिन वो नाकाम हुए। अब क्या किया जा सकता है? जैसे अभी बता रहे थे कि ऊपर खेलने वालों में थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस हैं लेकिन एडवांटेजेस ज़्यादा होते हैं। अब क्या किया जाए वर्ल्ड कप के लिए जो आप तैयार करेंगे? आपके पास तो सारे टॉप नॉच प्लेयर हैं जो ऊपर खेलने वाले हैं, नीचे कौन किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें? क्या इसमें इतना पोटेंशियल किसी में नज़र आ रहा है? आप समझते हैं कि इनको शफल किया जा सका या मेकशिफ्ट मिडिल ऑर्डर पे डाल दिया जाए? जी
यासिर भाई देखिए, असल मसला ये होता है कि आपका जो डोमेस्टिक सीज़न होता है, डोमेस्टिक सीज़न में आपके कोचेस का काम क्या होता है? जो आपने जितनी भी टीमों के कोचेस होते हैं, हेड कोचेस, इनको पहले एक प्लान दिया गया था कि आप जितने भी प्लेयर्स होंगे उनके बारे में हमें बताएंगे कि ये किस तरह का प्लेयर है और किस तरह की इसने परफॉर्मेंस दी है। हर एक को ये पाबंद किया गया था, क्योंकि वो उस वक्त सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा थे और सिलेक्शन कमेटी में अपनी राय दिया करते थे कि भाई आपने सिलेक्शन कमेटी को ये राय देनी है कि ये प्लेयर है, इसने इतने रन किए और ये इस तरीके से खेला और क्या खेला है। पहले एक क्राइटेरिया सेट किया जाता था जिसके मुताबिक जो है वो प्लेयर को जो है वो सेलेक्ट किया जाता था। जब से T20, T10 ये सब आई हैं, जो आ गया है, तो उसमें ये है कि भाई दुनिया की दूसरी टीमों को भी तो आप देखें ना कि वो क्या कर रही हैं। क्या T20 की वजह से उन्होंने सब ओपनर्स को ही टीम में रख लिया है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भारत की मिसाल आपके सामने है कि उनके पास 2 ही ओपनर हैं जो आते हैं, फिर वन डाउन में विराट कोहली आता है, फिर 4 नंबर पे उनका जो है सूर्य कुमार यादव जो है वो उनको करके दे रहा है, फिर जडेजा है। इस तरह के जो लोग उनकी जो टीम है, उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है कि भाई 7 नंबर तक, फिर आप उसका देखिए उनके 7 नंबर तक एक उसमें बैटिंग ऑलराउंडर, एक बॉलिंग ऑलराउंडर भी आता है, तो उनकी बैटिंग कहाँ तक चली जाती है? 8-9 तक चली जाती है। फिर 1-2 ही बाग में बॉलर बचते हैं, जैसे बुमराह रह जाता है या फिर शामी को खिलाते हैं तो शामी आ जाता है। तो ये चीज़ें हमारे पास नहीं है। हमने हर 4 नंबर तक हमने ओपनर को रख दिया है। ठीक है, हमने मिडिल ऑर्डर पे काम ही कोई नहीं किया कि हमने मिडिल ऑर्डर किसको बनाना है। वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप आपका हुआ, आपके पास मिडिल ऑर्डर पे कोई ऐसा प्लेयर नहीं था कि जो आपको देखें। अगर आप एक ओपनर हैं, अगर वो 20-22 ओवर खेल जाते हैं, फिर उसके बाद जो 28 ओवर हैं उसमें क्या काम होता है मिडिल ऑर्डर का कि 4 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, उसने टीम को आगे लेके जाना होता है। जब आपके ये प्लेयर वहाँ फंस जाते हैं, जहाँ रन ही नहीं कर पाते क्योंकि उनको मौका वही मिला हुआ होता है कि भाई हमने जाकर हिट मारनी है, तो वो आउट हो जाते हैं। ये चीज़ें जो हैं जब तक हम में नहीं होंगी, और ये जो आपने इतना बड़ा बड़ा मैनेजमेंट रखी हुई है, बड़े बड़ा जो कोचिंग स्टाफ रखा हुआ है, भाई इनको कुछ टास्क भी तो दें। क्या इनको साथ जाके बेंच में बिठा देना है, डग आउट में, भाई देखें क्या कर रहे हो। तालियां बजाने के लिए रखा, तालियां बजाने के लिए फैंस होते हैं, तमाशाई होते हैं, वो ग्राउंड में बजा होते हैं। आपका काम ये है कि अगर आपको कोच बनाया है, हेड कोच का काम है कि वो लड़के को देखे। बॉलिंग कोच का काम है बॉलिंग को देखिए, और बैट्समैन जो आपने कंसल्टेंट बैटिंग का या जो कोच रखा है उसका काम है कि बैटिंग जो प्लेयर है, जो बैट्समैन है, उसको देखे कि भाई ये एक ओपनर सही है, वन डाउन सही है, 5 नंबर पे खेल सकता है, 6 नंबर पे खेलता है। जो हमारे ऊपर से अच्छा खेल रहे हैं हम उनको भी ओपनर बनाई जा रहे हैं। तो ये चीज़ें अभी आपके पास सलमान अली आ गया है, वो 5-6 पे बड़ा अच्छा खेलता है। अभी आप इस्लामाबाद में देखें उसको वन डाउन भेजना शुरू कर दिए, तो वो भी कल कहेगा कि जी मुझे भी नीचे में। जैसे आपको याद होगा कि रिजवान से जब बाद में उसने कहा कि मैं वनडे में तो 4 नंबर खेलूंगा और T20 में मैं ओपनर खेलूंगा, इसके अलावा मैं नहीं खेल सकता। तो ये चीज़ें पे जब आप प्लेयर को फ्री हैंड दे देते हैं तो वो अपनी मर्जी से आपको खिलवाता है। आप अब नया क्रिकेट बोर्ड आया है, अब पाकिस्तान की जो नया क्रिकेट बोर्ड है इनका तो प्लान ही दूसरा है। ये कह रहे हैं जी कि हम मुल्की कोच कोई नहीं रखेंगे, सारे ही गैर मुल्की कोच आएंगे। लेकिन गैर मुल्की कोच आके आपके बैट्समैनों को एकदम जो है वो उसका नक्शा नहीं बदल सकता, वो समझा ही सकता है। प्लेयर्स आपने डोमेस्टिक से उठाने, कामरान गुलाम आपके पास है, क्यों नहीं यूज करते? तैयब ताहिर है, क्यों यूज नहीं करते? आपके पास बहुत सारे प्लेयर क्या नाम है, उमर बिन यूसुफ है, उसको आप क्यों नहीं यूज करते? ये वो प्लेयर हैं जो मिडल में आकर अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई तवज्जो नहीं दी जाती। जो आपको टीवी पे नजर आ गया ना, ये टीवी पे बैठे हुए नजर आ गया है कि ये खेलता हुआ क्या इनिंग खेली। अभी नाफे की मिसाल आपके सामने, क्या इनिंग खेली है। हो सकता है कल मैं इसको कहूँ ये वनडे भी खिलाएं भाई इसको, वनडे जब खेल लेगा बोलेंगे भाई इसको टेस्ट भी खिलाएं, क्या प्लेयर है। तो यही चीजें हमें खत्म करनी पड़ी, हमें सीखना पड़ेगा दीगर बोर्ड से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, इन लोगों से सीखना पड़ेगा कि यार वो क्या करते हैं और हम क्या कर रहे हैं। वेरी गुड पॉइंट बदी, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सकीर भाई ये फरमाइए कि इसके बाद फिर वर्ल्ड कप का सिलसिला शुरू होगा, तैयारी उसकी शुरू होगी, और अलमिया ये है कि हम अभी फिर स्क्रैच पे खड़े। कल भी हमने इसके ऊपर बात की है कि वर्ल्ड कप करीब आता है और हमें पता नहीं है कि हमारे पास कौन से प्लेयर हैं, ये कौन आइडेंटिफाई करेगा। हमारे पास 17 लोग हम मैनेजमेंट के अंदर भेज रहे हैं, बैटिंग कोच अलग है, कंसल्टेंट अलग है, पता चलता है जी बॉलिंग का कोच अलग है, फील्डिंग का अलग है, हेड कोच अलग है, सब कुछ का है। लेकिन उसके बाद भी कोई किसी को नहीं पता कि उसने कहाँ खेलना है, पोजीशन किसकी क्या है, गेम प्लान क्या होगा, कौन एग्जीक्यूट करेगा, किसने करना है,
कुछ भी नहीं पता। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि बदी साहब भी यहाँ बैठे हुए, इनके पास बड़ी खबरें होती हैं, लेकिन कल हम एक दूसरे से सवाल कर रहे थे कि वर्ल्ड कप के लिए टीम क्या होगी, अभी किसी को भी नहीं पता। सईद भाई जरा फरमाइएगा इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए ना, फॉरेन कोच भी आके क्या करेगा, गोल के तो नहीं पिलाएगा ना। आपके पास देखें बंच ही इतना है, आपके पास कौन प्लेयर है आप मुझे बता दें। आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, वहाँ की आप क्रिकेट तो देखें, वहाँ पे आप जाके तो देखें। हम तो इत्तेफाक से 2-3 दफा जाना हुआ वहाँ पे, भाई पर्सनल कोच, छोटे छोटे बच्चे, वो बचपन से ही मैंने देखा वो पर्सनल कोच, वहाँ पे लड़कियां प्रैक्टिस कर रही है, उनके पर्सनल कोच हैं। जी जी। वो मतलब अपने टाइम पे वो हम लोग वर्ल्ड कप मैच खेल रहे होते थे और वहाँ पे नेट पे वहाँ पे लड़कियां या लड़के जो भी आता था उनका अपना पर्सनल कोच होता था, इंडिविजुअल जी। वो ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, नेट भी करते जरूर हैं, लेकिन देखे ना वहाँ की क्रिकेट और हमारी क्रिकेट में तो आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। आप इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया, पहले हमारे बराबर होता था। उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया और सही राह पे और सही तरीके से उन्होंने इन्वेस्ट किया। और आपको प्लेयर भी तभी मिलता है जब आप प्लेयर को प्रॉपर चांस दो, और आपके पास काफी हर जगह क्रिकेट बहुत ज्यादा करानी पड़ेगी। आप इंडिया देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, आप इवन न्यूजीलैंड देख लें। न्यूजीलैंड पहले नॉर्मल टीम थी, अब वो भी इतने मैचेस खेलने लग गए कि अब वो इम्प्रूव कर गए बहुत ज्यादा। हमको वो आराम से हरा भी देते हैं, पहले हमसे हम अच्छे मैचों में हार जाते थे, लेकिन उन्होंने हमें भी हराना शुरू कर दिया है। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये सब हमारा जो, और फॉरेन कोचेस से बेहतर तो मैं तो समझूंगा पाकिस्तानी कोचेस ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। फॉरेन कोच को तो अपने पैसे लिए अपना मुंह बना लिया, थोड़ी सी देर के लिए चौके छक्के पड़े, हार गए, तो थोड़ी देर बाद बिल्कुल नॉर्मल। उनको क्या फर्क पड़ता है कोई हारे या जीते? बिल्कुल, उनको वहीं पे फिर बोलूँ, उनको करोड़ों रुपया तो नहीं मिल रहा ना कि उनको अगली दफा का प्रॉब्लम होगा क्योंकि मुझे अगली दफा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, मेरे पैसे मारे जाएंगे। इतने पैसे तो उनको मिले या ना मिले उनको कोई परवाह भी नहीं होती, वो इतना स्ट्रेन लेते ही नहीं है अपने पे। और हमारा आई एम सॉरी बहुत अच्छा आपका कोई बंच नहीं है, आप कोई टैलेंट जरूर है लेकिन कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया में निकल के आता है। उनका देखिए रिप्लेसमेंट भी ऐसी होती है कि पहले से अच्छा होता है, पहले से अच्छा परफॉर्म कर होता है। क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। हमारा स्ट्रक्चर ही इतना खराब है, हमें पता ही नहीं होता। अब वो नॉर्मल क्रिकेट हो रही होती है, अच्छे प्लेयर आपके खेल नहीं रहे होते हैं। जब तक आप बड़े प्लेयरों को डोमेस्टिक नहीं खिलाओगे और उनको रगड़ा नहीं दोगे और आम प्लेयरों के साथ, देखिए मैं एक प्लेयर हूँ, मेरे साथ मुझे पता चले मैं मोहसिन खान के साथ खेल रहा हूँ तो मेरे में एनर्जी दूसरी आ जाती है कि मुझे पता है कि मैंने इनको करके दिखाना है। क्योंकि बड़ा प्लेयर खेल रहा है, मेरे फॉल्ट निकालेगा, मुझे बताएगा मेरी जो गलती है और मैं अच्छा करूंगा तो मुझे अप्रिशिएट करेगा। मोहसिन खान मुझे शाबाश दे रहा है, उससे बड़ी और क्या बात है। और यहाँ पर तो बिल्कुल ही अब तो कोई माहौल ही चेंज हो गया जी। अब तो वो जो बैट्समैन आता है 50 कर देता है, वो समझता है मैं सबसे बड़ा प्लेयर हूँ। वो ये नहीं होगा। ये क्रिकेट देखें, क्रिकेट किसी की भी नहीं है। क्रिकेट बहुत ही जलील करने वाला, सॉरी मीडिया में नहीं बोलना चाहिए, करने वाला ये गेम है। जी। आपको बिल्कुल इंतजारी से और मेहनत करनी पड़ेगी। जितने बड़े प्लेयर बनो उससे आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को प्रूव करते रहने के लिए। बिल्कुल ऐसा। अब विराट कोहली क्यों है, देखिए वो करता है, प्रैक्टिस करता है, बाहर भी होता है, बाहर हुआ से इतनी प्रैक्टिस करके वापस आया। ये फॉर्म तो किसी की भी खराब हो सकती है। फॉर्म हमारे मुल्कों में ही ऐसा होता है कि फॉर्म खराब है, तो इवन इंडिया में भी थोड़ा बहुत ऐसा है कि फॉर्म खराब है तो बिल्कुल ठीक है जी। कामनत आपका टाइम खत्म हो गया है। जी ठीक है जी, बिल्कुल जी सही है। सहीर भाई बिल्कुल आपने सही निशानदेही की, बिल्कुल सही आपने पॉइंट्स को हाईलाइट किया कि बाहर की क्रिकेट में और हमारी क्रिकेट में कितना फ़र्क है। और यही वजह है कि हमारी जो कारकर्दगी है उसमें मज़ीद गिरावट ही आती चली जा रही है। हमने कितने सारे एक्सपेरिमेंट किए, आपने बिल्कुल तमाम चीज़ों की निशानदेही की और यही प्रॉब्लम है। तो इंशाल्लाह इसको आगे चल के ज़रूर डिस्कस करेंगे। सहीर भाई प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो गया, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बदी साहब, सहीर भाई ने जो पॉइंट आउट किया, आपने जो चीज़ें पॉइंट आउट की, अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक कौन करेगा। वक्त तो हमारे पास क्योंकि ख़त्म हो गया, हमें PSL के हवाले से बात करनी थी, लेकिन हमारा क्योंकि कंसर्न है ना कि आगे क्या होने जा रहा है, तो कोई होप है? क्योंकि अभी तक तो कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही। फिर नई मैनेजमेंट, नए एक्सपेरिमेंट, सब कुछ अगेन वही फोर्सी कर रहे हैं, हार के आएंगे और वहीं पे स्क्रैच पे होंगे। मैं वही कह रहा हूँ, अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने सीरीज़ खेलनी है, आपने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ खेलनी है, आप PSL में लगे हुए, आपको टीम का कोई ख्याल नहीं है कि हमने टीम क्या बनानी है, फिर आपने वर्ल्ड कप जाकर खेलना है। तो ये चीज़ें जब अब तक एक प्लेयर को ही नहीं पता कि मैं वर्ल्ड कप में होऊंगा या नहीं होऊंगा, हम कल भी बता
बात कर रहे थे। तो ये चीज़ें एक प्लेयर को 1-2 माह 3 माह पहले पता होनी चाहिए कि मैं T20 कि मैं वर्ल्ड कप खेल रहा हूँ, और वो उसी अंदाज से अपनी प्रैक्टिस को रखता है। उसको मालूम होता है कि यार मैं रन्स करूँगा तो मेरी वाह वाह होगी। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाए। हम अपनी कुर्सियों से ही नहीं फारिग होते, हम चेयरमैनों से ही फारिग नहीं होते, हम बोर्ड से ही फारिग नहीं होते। कोच के ऊपर बात हो रही थी, बदी इसके ऊपर कल डिटेल डिस्कशन करेंगे। मुझे मिसबाउल्लाह की याद आ गए, 3-3 4-4 ओहदे आपने दिए और नतीजा क्या निकला। ये भी तो हमें सोचना होगा कि हमारे अपने प्लेयर्स जो है वो क्या कर रहे हैं। बहरहाल जी, बदियू समा, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमें भी प्रोग्राम में वक्त दिया। और जनाब हमारी गुफ्तगू होती रही PSL के हवाले से, मैचेस के ऊपर इंशाल्लाह आगे चल के हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। यहाँ पर इजाज़त आपसे चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।